ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड नेक्स्ट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ और नई टॉपिक के बारे में जो होने वाली है चैप्टर नंबर 5 की अनदर टॉपिक, दैट इज स्ट्रेन एंड एफोर्ट के बारे में। ओके, उससे पहले आज की जो मैं टॉपिक पे स्ट्रेन एंड एफर्ट के ऊपर में जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यस्टरडे के बारे में थोड़ा सा। यस्टरडे हम रीडिंग किए थे अबाउट हाउ टू राइट ए परस्यूसिव मैसेज। ओके, एक ऐसे एक हम परस्यूसिव मैसेज मतलब हम ऐसी मैसेज हम किसी को भेजें ताकि वो मैसेज जब वो सामने वाला उसे पढ़ेगा तो उन्हें यकीन आना चाहिए या उन्हें बिलीव होनी चाहिए कि हाँ, एक्चुअल में ये हुआ था। इसके लिए क्या क्या चाहिए था, सारी चीज़ें हम डिस्कस किए थे। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि अगर किसी आपको एक मैसेज दे रहे हो, किसी को भेज रहे हो भी, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा आपको ना वो मैसेज को ज़्यादा लेंदी नहीं करनी है। ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड मत यूज़ करना ताकि उसे नहीं समझ में आएगी। ऐसी सिंपल जो कि डेली लाइफ में यूज होती है, ऐसे सिंपल वर्ड्स का यूज करना। एंड कंसाइज मतलब एक छोटा छोटा करके लिखना। जितना हम छोटा करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। एंड इसमें आपको वर्ड्स को ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करना है जो कि ज़्यादा एफर्ट ना देना पड़े ताकि वो इजीली रीड कर सके एंड इजीली प्रोनाउंस भी कर सके। ओके, क्योंकि आपको पता है जो सिस्टम टू होता है बहुत लेजी होता है। किसी भी चीज़ को अगर एफर्ट देखता है ना, इस चीज़ में मुझे एफर्ट मारना है, तो वो उस चीज़ को करने को आपको मना करेगा, नहीं आज ये काम नहीं करेगा तू। ओके, इसीलिए ऐसे ऐसे यूज वर्ड्स को यूज करना जो प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा इजी हो और इसकी जो रिदम है वो भी इजी इजी और होना चाहिए जो सामने वाला उस मैसेज को पढ़ेगा। एंड और एक चीज़, ये सारे अगर तुम ठीक करे लेकिन आपकी जो मैसेज है सेंसेशियल मैसेज अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी पूरी मैसेज लिखने की जो तैयार करना वो बेकार जाएगा। इसलिए जो मैसेज आप देना चाहते हो एक्चुअली में वो ट्रू होनी चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए। ओके, अगर सपोज अगर जो सामने वाला बंदे को पता है कि दिस इज ट्रू, बट तुम बोल रहे हो कि ये गलत है। एंड वो पता उन्हें जो सामने वाला को पता है कि जो ये ट्रू है एंड उनके बारे में पूरी नॉलेज है, बट तू लिख रहा है कि जो हाँ तू लेटर में लिख रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। तो इस चीज़ को बहुत डिनाई करेगा एंड पूरी जो आपको जो लेटर है वो पूरा नहीं पढ़ेगा एंड उसे बिलीव ही नहीं करेगा। और दूसरी बार, और इसमें ये था यस्टरडे के बारे में। एंड और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, अगर तुम भी किसी चीज़ को ट्रूथ को या ट्रूथ को बोल रहे हो, मतलब अब जब भी सच बोल रहे हो तो सच को ना बार बार रिपीट मत करो। एक बार बोलो या दो बार, ज़्यादा नहीं रिपीट करना। क्योंकि जब आप ज़्यादा रिपीट करते हो तो सामने वालों को लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओके, ये था सारी यस्टरडे के बारे में। एंड आज मैंने यस्टरडे के आपको बोला था कि दो दो चीज़ मुझे फाइंड करके मैं आज बताऊंगा, ऐसे बोला था। एंड उसमें से पहला है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब होता है कि नियमित, माने कंस्टेंटली, कंसिस्टेंसी भी कह सकते हो कि सिमिलर सिमिलर है लेकिन पूरी तरह सेम नहीं है। लेजिबिलिटी ये करते वो क्या था, the general principle is that anything you can do to reduce cognitive strain will help. So you should first maximize legibility. Maximize तुम्हारा जो नियमित जो हैबिट है उसे आप मैक्सिमाइज कर सकोगे। ओके, अगर तुम कॉग्निटिव स्ट्रेस को अगर तुम रिड्यूस कर पाते हो, ओके, तो भी तुम उसे मैक्सिमाइज कर पाओगे तुम्हारा जो लेजिबिलिटी को। एंड आपको बताना चाहूँगा लेजिबिलिटी का मतलब होता है नियमित। ओके, नेक्स्ट एक जो स्टेटमेंट थी, जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो था वोवेस ओस ओस यूनिटाइज फोर्स।
मतलब ओस, ओस का मतलब WOES, इसका मतलब होता है कि जो तुम्हारी डिफिकल्टी से, तुम्हारी जो हार्डशिपनेस है, वो तुम्हें तुम उसकी जो एक्सपीरियंस को तुम बताते हो। एंड नेक्स्ट, यूनाइट फोर्स। फोर्स का मतलब होता है जो राइवलरीज, मतलब एनिमीज, जो तुम्हारी एनिमीज थे। एंड यूनाइट का मतलब होता है तुम्हारे एनिमीज और तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है हार्ड डिफिकल्टी से, वो तीनों दोनों चीज मिलके अभी तुम टुगेदर होकर काम कर रहे हो। ओके, उसे ही ओएस ओस यूनाइट फोर्स। ओके। ओके, आज के टॉपिक में आता हूँ मैं, जो कि स्ट्रेन एंड एफोर्ट के बारे में। एंड ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। एंड आई थिंक इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। The symmetry of many associative connections was a dominant theme in the discussion of associative coherence. ओके, थोड़ी सी मेरी जो हाइलाइटर को थोड़ा मैं निकल देता हूँ, हाइलाइटर जो कि रीडिंग करके टाइम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उससे मैं हाईलाइट कर सकूँ। ओके, पहला सेंटेंस ये है कि द सिमेट्री ऑफ मेनी एसोसिएटिव कनेक्शंस was a dominant theme in discussion associative currents. As we saw earlier, people who are made to smile or frown by sticking a pencil in their mouth or holding a ball between their furrowed brows are prone to experience the emotions that frowning and smiling normally express. The same self-reinforcing reciprocity is found in studies of cognitive ease. On one hand, cognitive strain is experienced when effortful operations of system 2 are engaged. On the other hand, experience of cognitive strain, whatever its source, tends to mobilize system 2 and shifting people's approach to problems from a casual intuitive mode to a more engaged and analytical mode. ओके, और जो यहाँ पर समझने की क्या है, जो पहले सेंटेंस है उसमें कहा गया है कि जो सिमेट्री ऑफ एसोसिएटिव कनेक्शंस, इसकी जो डोमिनेंट थीम है डिस्कशन ऑफ कोहेरेंस, एसोसिएटिव का मतलब आप टुगेदर होके काम करना। एंड आज वी सो एर्लियर, एंड हम पहले भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो कि जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें पार्टिसिपेंट को उनकी माउथ में पेंसिल रखा गया था। एंड सामने वाला को वो देखता है, एंड अगर वो देखकर हंसता है तो वो सिंपल और नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो हंसता नहीं है तो वो बहुत स्ट्रेन होता है, बहुत प्रेशर होता है अपने अंदर से। ओके, एंड सेल्फ रेनफोर्सिंग रेसिप्रोसिटी इज फाउंड स्टडीज इन कॉग्निटिव इज में एक स्टडी किया गया था, जो वहाँ पर पाया गया है कि जो सेल्फ रेनफोर्सिंग मतलब अपने आप से फोर्स करना, ओके, बाय द कॉग्निटिव इज, एंड ऑन द वन हैंड एक तरफ से स्ट्रेन एक्सपीरियंस व्हेन एफर्टफुल ऑपरेशन इन सिस्टम 2 आर एंगेज्ड। अगर सिस्टम 2, क्या हमें पता है सिस्टम 2 बहुत लेजी होता है, एंड लेकिन उसे सब कुछ काम कर सकता है, मतलब इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर है कि वो सारे चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकता है एंड एरर्स को उस करेक्ट भी कर सकता है। ओके, तो स्ट्रेन कब एक्सपीरियंस होता है? जब एक सिस्टम 2 एफर्टफुल ऑपरेशन करता है, जिसे एक चीज़ करने में उसे एफर्ट देता है, एंड उसी चीज़ में अगर वो एंगेज्ड हो जाता है तो उसमें हम स्ट्रेन एक्सपीरियंस होती है। एंड और अदर हैंड में द एक्सपीरियंस ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेन वाट एवर इट्स सोर्स टेंड्स टू मोबिलाइज सिस्टम 2। अगर आप जैसे भी सोर्स हो, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस होता है सिस्टम 2 एंगेज हो जाता है, ऐसे बहुत दिन होने के बाद जो हैबिट बन जाता है, तभी वो मोबिलाइज हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो सिस्टम 2 में सिस्टम 2 से सिस्टम 1 हो जाता है, और सिस्टम 1 में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके लाइफ में होने
लगेगी, एंड ना चाहते हुए भी तुम उस चीज़ को करोगे। अगर उस चीज़ को तुम नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं shifting people's approach to problems from a casual intuitive mode to a more engaged and analytical mode. ओके, एंड ऑल्सो जो सिस्टम टू करता है, जो मोबिलाइज जब होता है, अगर मोबिलाइज हो जाता है सिस्टम टू, तब तो क्या होता है कि जो आप जो पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, जो प्रॉब्लम्स को अप्रोच फेस करने की जो चीज़ होती है वो कैसे होती है कि इंट्यूटिव मोड से, जो सोच सोच से वो रियलिटी में आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा वो एंगेज हो जाते हैं, एनालिटिकल थोड़ा सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं द बेट एंड द बॉल प्रॉब्लम वाज मेंशन्ड अर्लियर एज ए टेस्ट ऑफ पीपल्स टेंडेंसी टू आंसर क्वेश्चंस विद द फर्स्ट आइडिया दैट कम्स टू देयर माइंड without checking it. Saint Frederick's a cognitive reflection test consists of the bat and ball problem and two others, all chosen because they evoke an immediate intuitive answer that is incorrect to other items in the CRTR. Okay. बैट बॉल की जो प्रॉब्लम है उसे भी हम पहले देख चुके हैं, एंड इसमें जो फेडरिक एक्सपीरियंस करे थे, एंड उसमें भी रिफ्लेक्शन टेस्ट किया गया था, कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन की, एंड बैट बॉल जो, एंड उसके बाद टू अदर कैरेक्टर्स के साथ भी। ओके, इसमें एक स्टेटमेंट्स हैं, एंड वो भी एक एक्सपेरिमेंट की तरफ से आप देख सकते हो इसे, जो कि दिया है। Okay, if it takes 5 machines 5 minutes to make 5 widget, how long would it take 100 machines to make 100 widget in 100 minutes or 5 minutes? वो 5 मिनट में करेगा या 100 मिनट में? एंड नेक्स्ट और एक चीज़ है, और एक, इन ए लेक देर इज ए पैच ऑफ लिली पार्ट्स, एवरी डे द पैच doubles in size. If it takes 48 days for the patch to cover the entire lake, how long would it take for the patch to cover half of the lake? 24 days और 47 days कौन सी होगी? तो आते हैं अभी इसकी जो नेक्स्ट, जो इसकी जो मेन कोर में आते हैं, क्या है? द करेक्ट आंसर टू द बोथ प्रॉब्लम्स आर footnote at the bottom of the page. The experimenters recruited 40 Princeton students to take the CRT. Half of them saw the puzzles in a small font in washed out gray print. The puzzles were legible, but the font induced cognitive strain. The results tell a clear story. 90% of the students who saw the CRT in a normal font made at least one mistake in the test, but the proportion dropped to 35% when the font was barely legible. You read this correctly. Performance was better with a bad font. Cognitive strain, whatever its source, mobilizes system 2, which is more likely to reject the intuitive answer and suggested by system 1. Okay. ऊपर जो मैंने दो चीज को CRT को मैंने रीडिंग किया, CRT का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट की जो स्टेटमेंट्स है उसमें, एंड इसमें जो पहला है एंड जो दूसरा जो दो प्रॉब्लम्स लिखा गया है, एंड यहाँ पे प्रिंसटन की जो 40 स्टूडेंट्स को लिया गया, एंड उसमें से आधा और आधा स्टूडेंट्स को जो नॉर्मल फॉन्ट जो लिखा गया था, नॉर्मल फॉन्ट से लिखा गया था, एंड 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें क्या गलत, एक वन मिस्टेक करते हैं, एंड उनकी जो इंड्यूस्ड स्ट्रेन इंड्यूस हुई थी। ओके, बट द फॉन्ट इंड्यूस, जो फॉन्ट जो नॉर्मल लिखा गया था, एंड लेजिबल मतलब जो नियमित भाव से, मतलब सेम, तो उसमें स्ट्रेन इंड्यूस हुई थी। एंड इन द केस ऑफ द another case, but from 35
35% when the font was barely legible. 35% ना लेजली, अगर उससे अलग जहाँ पर फॉन्ट की बाट मतलब हाईलाइट भी किया जाता है एंड उसमें कुछ भी बड़ा बड़ा फॉन्ट का उसकी साइज बड़ा किया जाता है, ऐसे में उसकी वजह 35% बेरली लेजिबल हो जाता है एंड होने के बाद and its source is mobilized system to एंड ओके इसमें से पता चल जाता है कि अगर जो फॉन्ट भी डिसाइड करता है कि आग ओके जब वो फॉन्ट देखता है आपकी सिस्टम वन ना उस हिसाब से एक आंसर देती है एंड जब आप फॉन्ट देखता है फॉन्ट अगर इंड्यूस ना 35% हो जाता है तो स्ट्रेन हो जाता है तो उसमें आपकी सिस्टम टू ना रिजेक्ट कर देती है आपके इंट्यूटिव मोड को एंड वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता एंड आंसर नहीं बोलता तो दैट उसकी आंसर भी गलत हो जाती है। इन द केस ऑफ द पहले केस में क्या हुआ कि तो फॉन्ट ना सेम है एंड आप सारी नियमित भाव से लिखा गया था तो उसमें जो इंट्यूटिव पावर जो भी बोला तो जो क्या बोलते हैं उससे जो आपकी जो सिस्टम टू उसे एक्सेप्ट किया एंड उस हिसाब से उससे आंसर दे दिया एंड उसमें कोई भी ऐसी नहीं वो डायरेक्टली आंसर दिया एंड उसे सिस्टम टू ने एक्सेप्ट किया एंड उस हिसाब से आंसर दिया एंड 90% उसके बाद आंसर ऑलमोस्ट राइट हुई मतलब ठीक हुआ। ओके दिस इज ऑल अबाउट आज की इस टॉपिक में एंड स्ट्रेन एंड एफोर्ट ये टॉपिक के बारे में लिखने का मतलब यही है कि देखो स्ट्रेन क्या होता है जब आप सिस्टम टू को काम करने के लिए हमें थोड़ा एफोर्ट देना पड़ता है। एफोर्ट जब तक तुम एफोर्ट नहीं दोगे तो सिस्टम टू कुछ काम ही नहीं करेगा एंड जब वो सिस्टम वन करता है जब सिस्टम वन तो ऑटोमेटिकली करता है जब कुछ भी आपसे साथ होता है तो सिस्टम वन ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर देता है। बट इन द केस ऑफ सिस्टम टू ऐसा नहीं होता, अगर तुम इसमें एफोर्ट डालोगे तो भी ये कुछ कर पाएगा। मतलब इसमें अगर तुम गलत देख रहे हो लेकिन गलत में सवाल नहीं उठा रहे हो, ये सिस्टम टू का काम है कि वो उसमें गलत का सामना करे। अगर यहाँ पर अगर स्ट्रेन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा जो सिस्टम वन जो उसे कह रहा है कि ये चीज़ ये होगा प्रेडिक्टेबल करके देता है तो सिस्टम टू उसे रिजेक्ट कर देता है एंड आंसर पूरी तरह गलत हो जाता है। ओके एंड ये था आज की टॉपिक, बहुत छोटी सी टॉपिक थी आज में एंड आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। बट जाने से पहले आप सभी को मेरा थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली कृष्णा जी को एंड मेरे मम्मी मेरे पापा एंड सबको एंड आल्सो यू गाइस एंड मेरे लाइफ में जो भी आए हैं मैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है या बात भी हुई है, अगर बात भी नहीं हुए उनको भी थैंक यू एंड मेरे लाइफ में आने वाले हैं एडवांस उन्हें भी थैंक यू एंड मेरे सराउंड्स में जो भी मेरे दोस्त हैं मेरे कलीग्स हैं मेरी फ्रेंड्स जो भी सबको मेरा धन्यवाद एंड दिस अगर मेरी प्लास्टिक है जिनकी लाइफ लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो उन सभी को मेरा थैंक यू एंड कृष्णा जी को और फिर से थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बेहतरीन दिन दिया है। काल से बहुत बहुत बेहतरीन दिन है आज एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच अ नाइस डे एंड और एक नई कुछ एक्सपीरियंस कुछ सीखने को मौका दिया है तो उसके लिए भी थैंक यू एंड आज का जो खाना था उसके लिए भी थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू गिवन लिटिल बिट इन माय लाइफ। मुझे जो भी दिया है छोटा सा या बड़ा हो सबके लिए थैंक यू एंड इतना ही एंड जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि कीप स्माइलिंग कीप ग्रोइंग एंड बी क्यूरियस। ओके जाने को इच्छुक रहो हर वक्त। ओके क्या पता हम तुम रास्ते में जा रहे हो उसमें कुछ सीखने को मिल जाए, किसे पता है, क्योंकि ज्ञान हर तरफ हर जगह पे है एंड मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे सामने बगल पे भी ज्ञान है, मेरे साइड में भी है, आगे भी है, पीछे है, सब पे। तो अगर आपका इच्छा है आप क्यूरियस हो तो कहीं पे भी सीखने का सीख सकते हो। ओके इतना ही एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा एंड मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ एंड कल बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छी टॉपिक के साथ आएंगे एंड उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में। ओके ओके इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना। ओके।